Hello everyone. Welcome to Synapse Biology classes. My name is Gaurav Soni and I am your biology educator. Thank you so much कि आज आप यहाँ पे इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए आए हैं एंड अगर आप इस YouTube चैनल पे आए हैं तो आपने आज तक कभी ना कभी ये टेम्पलेट ज़रूर देखा होगा एंड आपको पता होगा कि आज की ये क्लास एक डेमो क्लास है एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर एवोल्यूशन। इसके अलावा हमने क्लास 11 का चैप्टर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड क्लास 12 का चैप्टर 5 इनहेरिटेंस इसके भी ट्रायल लेक्चर इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ योर क्लास, चाहे आप 11th में हो चाहे 12th में, आप ये सारे ही लेक्चर्स देख सकते हैं। इन सभी लेक्चर में काफ़ी कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया है ताकि आप इनको देख के जज कर सकें कि जब आप एक्चुअल में साइनैप्स को ज्वाइन करेंगे तब क्लासेस कैसी होंगी। तो आइए पढ़ते हैं क्लास 12 चैप्टर 7 एवोल्यूशन। ये टॉपिक जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं इनके अलावा और कोई टॉपिक एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। आप भी एनसीईआरटी के बाहर जाके कोई और टॉपिक ना पढ़ें। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स और एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आता है। आप मेरी बात मत मानिए, आज से पहले के जो भी नीट टॉपर हैं आप उनका इंटरव्यू देखिए एंड यू विल गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एनसीईआरटी के बाद कुछ नहीं आने वाला। हाँ, आप एनसीईआरटी को 50 बार पढ़िए, उसकी कोई रोक टोक नहीं है। खैर, क्योंकि आज की ये क्लास एक डेमो क्लास है, ये सारे टॉपिक उसमें कवर कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए इस चैप्टर के जो कुछ सबसे कंसेप्चुअली रेलिवेंट टॉपिक है मैंने उनको पिकअप किया है, जैसे कि एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। ये वो टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में सबसे कंसेप्चुअली हार्ड टॉपिक है। इससे पहले कि मैं आपको इस चैप्टर की एनसीईआरटी तक लेके जाऊँ, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनका नॉलेज अगर आपको होगा तो ये चैप्टर काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना, जैसे कि म्यूटेशन एंड अ जनरल मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन वर्क कैसे कर रहा है। तो ये समझते हैं क्या होता है म्यूटेशन। किसी एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कोड में कोई ऐसे चेंज आना जिसकी वजह से उसका जीनोटिपिकल एंड फिनोटिपिकल कैरेक्टर में आपको डिफरेंस दिखे, इसे हम कहते हैं म्यूटेशन। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से क्या होते हैं जीनोटिपिकल कैरेक्टर और क्या होते हैं फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स। जीनोटिपिकल कैरेक्टर्स वो होते हैं जहाँ पे आपको उस ऑर्गेनिज्म के जीन के सीक्वेंस में डिफरेंस दिखाई देगा, और फिनोटिपिकल कैरेक्टर वो होते हैं जहाँ पे आपको अपनी आंखों से दिखाई देगा कि इसकी बॉडी में फिजिकली कुछ चेंज हुआ है। देखिए एग्जाम्पल लेंगे, मान लीजिए हमारे पास दो पेरेंट्स हैं, एक मेल एंड एक फीमेल। दोनों ही पेरेंट्स के पास ब्लैक बाल हैं और दोनों के पास, इसका मतलब है कि दोनों की ही बॉडी में ब्लैक बाल के जीन्स हैं। उनके पास जो जीन्स हैं वो कोड कर रहे हैं ब्लैक बालों के लिए। इनका एक बच्चा होता है और वो बच्चा म्यूटेशन की वजह से अपनी पूरी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ वाइट बाल कैरी कर रहा है। इसे कहते हैं अल्बाइन, यानी कि उसके ना कि सिर्फ सर के बाल बल्कि उसकी आईब्रोज, आई लैशेज एंड उसकी बॉडी है सब वाइट है। अब ऐसा क्यों हुआ है? जबकि दोनों ही पेरेंट्स के पास ऐसा कोई जीन नहीं है जो कि वाइट बाल के लिए कैरी, जो कि वाइट बाल का जीन कैरी कर रहा हो, तो फिर इस बच्चे में वाइट बाल का जीन आया कहाँ से? इसे कहते हैं म्यूटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई जीन है जो कोड कर रहा है ब्लैक बालों के लिए, ये एग्जाम्पल है वैसे, अगर ये कोड कर रहा है ब्लैक बालों के लिए और इसके किसी भी एक पोजीशन पे, फॉर एग्जांपल 5th पोजीशन पे, अगर एक भी जीन में चेंज हुआ, यानी कि अगर एडेनोसिन की जगह वहां पे ग्वानोसिन आ गया, तो आप देख सकते हैं इस छोटे डिफरेंस की वजह से भी इतना बड़ा आपको फिनोटिपिकल कैरेक्टर में चेंज देखने को मिल सकता है। इसे ही कहते हैं म्यूटेशन। विद जनरेशन कई बार म्यूटेशन आ जाता है। जब इस बेबी का फॉर्मेशन हो रहा होगा तब जेनेटिक कोडिंग के टाइम पे थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से ये फिनोटिपिकल कैरेक्टर में चेंज आपको देखने को मिला है। अब म्यूटेशन आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है वैसे इस टॉपिक में? म्यूटेशन के बारे में आप अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर 6 में। अभी पढ़ाना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एवोल्यूशन जो होता है ना वो चलता है म्यूटेशन के बेसिस पे। ये बात कही थी किसने? चार्ल्स डार्विन ने। देखिए क्यों ऐसा क्यों है कि म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है इस जगह पढ़ना। अगर किसी म्यूटेशन को बहुत अच्छा नेचुरल सपोर्ट मिले और वो म्यूटेशन अगर काफ़ी स्टेबल हुआ, स्टेबल का मतलब है कि वो बहुत इजीली अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन किया जा सकता है, तो ऐसे म्यूटेशन कई बार एवोल्यूशन की शक्ल ले लेते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ इस बात का, इसके एग्जांपल समझाता हूँ। मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा और दो सेंटेंस बोलूँगा। अगर आप इन दोनों सेंटेंस में डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं तो आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी काफ़ी ज़्यादा है इस टॉपिक में। तो एग्जांपल ये है, एग्जांपल फर्स्ट, कि अगर आने वाले समय में पूरी अर्थ पे मौसम इतना ठंडा हो जाए कि इतने ठंडे मौसम में किसी नॉर्मल ह्यूमन बेबी का सर्वाइव करना पॉसिबल ना हो सके।
हाइपोथर्मिया से डेथ होने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसे में सेंटेंस पहला, इतने ठंडे मौसम होने की वजह से ऐसे बच्चे पैदा होने लगेंगे जो कि इतने ठंडे मौसम से कोप अप करने के लिए एडवांस्ड हों। सेंटेंस पहला ऐसा कि ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो इतने ठंडे मौसम में कोप अप कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे जो पैदा होंगे वो अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बाल लेके पैदा होंगे ताकि उनकी बॉडी इंसुलेटेड रहे। सेंटेंस सेकेंड, इतने ठंडे मौसम में सिर्फ ऐसे ही बच्चे जिंदा बचेंगे जो इतने ठंडे मौसम से कोप अप कर पाते। ये दोनों सेंटेंस में काफ़ी डिफरेंस है। दोनों सेंटेंस को अपने दिमाग में बिठाइए और सेकंड एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करूंगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में। सेंटेंस पहला, ठंडा मौसम होने की वजह से ऐसे बच्चे पैदा होने लगेंगे जो बच्चे उस ठंडे मौसम से कोप कर पाए। सेंटेंस सेकंड, ठंडा मौसम होने की वजह से सिर्फ ऐसे ही बच्चे जिंदा बचेंगे जो बच्चे ठंड में कोप अप कर पाते। सेंटेंस को ध्यान रखिए। अब आइए एग्जांपल 2 पे। ये एग्जांपल आपने पहले भी कहीं सुना होगा, काफ़ी कॉमन एग्जांपल है, काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है एवोल्यूशन को समझाने के लिए। हम बात करेंगे इस बार जंगल में रह रहे एक भालू। एंड जनरली भालुओं का जो कलर होता है वो होता है ब्राउन, तो ये भी ब्राउन ही है। तो जंगल में रह रहे एक ब्राउन भालू के 3 बच्चे होते हैं। एक ब्राउन जैसा वो है वैसा खुद, एक होता है ब्लैक और एक होता है वाइट। आप देख सकते हैं कि ये जो 2 बच्चे हैं, म्यूटेशन की वजह से इनकी बॉडी में आया है हल्का सा चेंज, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने पेरेंट जैसे नहीं है। अब मुझे बताइए कि जंगल में इन तीनों में से किसके सर्वाइवल के चांस काफी ज्यादा हैं। देखिए, क्योंकि जंगल में काफी पेड़ होने की वजह से उसके बैकग्राउंड में ब्राउन भालुओं का और ब्लैक भालुओं का, ब्राउन भालुओं का और ब्लैक भालुओं का सर्वाइवल काफी इजी है, क्योंकि पेड़ों के बीच में इनको ढूंढना काफी मुश्किल है, इनको स्पॉट करना काफी मुश्किल है, इसलिए इनकी हंटिंग नहीं होती है, इसलिए इनके लिए हंट करना काफी इजी होता है। वही हम बात करेंगे व्हाइट भालू की। तो व्हाइट भालू किसी जंगल में काफी दूर से स्पॉट हो जाता है, तो इसकी हंटिंग और पोचिंग भी बहुत ज्यादा होती है एंड इसके लिए हंट करना काफी मुश्किल भी हो जाता है, तो इसको खाना भी नहीं मिलता। क्योंकि व्हाइट भालू को जंगल के इकोसिस्टम में इतना अच्छा सपोर्ट नहीं है, अल्टीमेटली ये भालू की डेथ हो जाती है और ये सर्वाइव नहीं कर पाता। क्यों? इस भालू के बच्चे होते हैं जिसमें से 2 बच्चे होते हैं म्यूटेंट। म्यूटेशन जरूर होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी एक म्यूटेशन को ही नेचर सपोर्ट करता है और वो म्यूटेशन जिंदा बच जाता है। बाकी जैसे पहले भालू थे वैसे तो ठीक थे, ठीक है। आइए इसके बाद कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि पूरी अर्थ पे एक आइस एज आ गई है। आइस एज आने की वजह से होता है हैवी स्नोफॉल, जिसकी वजह से जो जंगल अब तक काफी ब्राउन ब्लैक ऐसा दिखता था, अब वो पूरा जंगल हो चुका है वाइट। देखा जाता है कुछ सालों में ग्रेजुअली जो भालू हैं उनकी पॉपुलेशन काफी नीचे आ गई है, क्योंकि स्नो में भालुओं को पहचानना, स्पॉट करना काफी इजी था। इन लोगों के लिए शिकार, हंटिंग काफी मुश्किल हो गई एंड अल्टीमेटली इनको खाना मिलना काफी कम हो गया एंड जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली डिक्लाइन करती गई। आइस एज के काफी साल बाद देखा जाता है कि जंगल में एक भालू है, इसके होते हैं 3 बच्चे और सेम म्यूटेशन देखने को मिलता है हमको। कैसा? एक बच्चा होता है ब्राउन, एक होता है ब्लैक और एक होता है वाइट। काफी हद तक बच्चों को समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब ऐसे वाइट एनवायरनमेंट में, ऐसे वाइट बैकग्राउंड में इस वाइट भालू को पहचानना काफी मुश्किल है। ये वाइट भालू काफी मुश्किल से स्पॉट किया जाता है, इसके लिए हंटिंग काफी इजी हो गई, जिसकी वजह से हुआ क्या, इस बार ब्लैक और ब्राउन भालू का सर्वाइवल काफी मुश्किल था, जो कि वैसे भी था ही था, एंड व्हाइट भालू को नेचर ने काफी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से इसमें से किसी एक की डेथ हो गई, मान लीजिए ब्राउन की डेथ हो गई।
अब ब्लैक बचा। आगे जाके बाकी जो ब्राउन भालू है उनके बच्चे होते हैं वो होते हैं ब्राउन, जो ब्लैक भालू है उसके बच्चे होते हैं ब्लैक, और जो व्हाइट भालू है उसके बच्चे होते हैं व्हाइट। अब देखिए जाइए यहाँ पे, तो मान लीजिए कोई ब्राउन भालू है और कोई व्हाइट भालू है। ब्राउन भालू के बच्चे होते हैं ब्राउन, व्हाइट भालू के बच्चे होते हैं व्हाइट। इजी, क्योंकि नेचर का काफी अच्छा सपोर्ट है, इसके दोनों ही बच्चे जिंदा बच जाते हैं। लेकिन इस ब्राउन भालू का एक बच्चे की हो जाती है डेथ। क्यों? क्योंकि उसकी हंटिंग एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी उसको चाहिए अब, क्योंकि अब वाइट बैकग्राउंड में वो काफी इजीली स्पॉट हो रहा है। मान लेते हैं इसका एक बच्चा बच गया क्योंकि इसकी हंटिंग एफिशिएंसी काफी अच्छी थी। खैर, आगे जाके इसके बच्चे होते हैं, वो भी होते हैं ब्राउन, और इस वाइट के बच्चे होते हैं वो भी होते हैं वाइट। क्योंकि इस समय वाइट भालुओं को कोई स्पेशल कुछ ज्यादा नहीं चाहिए हंटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी काफी मुश्किल है स्पॉट करना, इसलिए इसके सारे बच्चे ही बचते जा रहे हैं। सारे बच्चे काफी हेल्दी हैं, फ्लरिश हो रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। इसके हर एक बच्चों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, इसके लिए फिर से इसका एक बच्चा मिल गया। अब ध्यान से देखिए, विद टाइम आप देखेंगे ग्रेजुअली उस जंगल के अंदर से सारे ब्राउन भालू वाइप आउट हो चुके हैं और सिर्फ सिर्फ व्हाइट भालू ही बचे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि एवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल वे में वर्क करेगा। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि अब मेरे दो सेंटेंस को ध्यान दीजिए। सेंटेंस पहला, कि ठंडा मौसम आने की वजह से ऐसे बच्चे पैदा होने लगेंगे जो बच्चे के अंदर ज़्यादा बाल होंगे और वो ठंडे मौसम से कोप अप कर पाएंगे। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं। क्या आइस एज आने की वजह से वाइट बच्चा पैदा हुआ है? नहीं। हमने ये म्यूटेशन पहले भी होते हुए देखा है, ये म्यूटेशन हम कई साल से होते हुए देख रहे हैं। बस फर्क इतना है कि इस म्यूटेशन का जो कैरियर है, जो बच्चा है, वो सर्वाइव नहीं कर रहा था। वो म्यूटेशन उस समय स्टेबल नहीं था, उस म्यूटेशन को नेचर का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। आइस एज आने की वजह से वाइट बच्चा पैदा नहीं हुआ है। व्हाइट भालू पहले भी पैदा हो रहे थे, बस वो जिंदा नहीं बचते थे। अब क्योंकि आइस एज है और व्हाइट भालुओं को एक नेचुरल सपोर्ट मिल गया है, तो वो फ्लरिश हो रहे हैं। सेम गोज फॉर दिस। ठंडी आने की वजह से ऐसे बच्चे पैदा नहीं होने लग जाते जिनके पास ज्यादा बाल हो। ज्यादा बाल वाले बच्चे अभी भी पैदा हो रहे हैं, फर्क कितना है, उनकी डेथ हो जाती है। बाद में जब नेचर ऐसा आएगा, उनको सपोर्ट मिलेगा, तो वही बच्चे जिंदा बचेंगे जो कि ज्यादा बाल के साथ पैदा हो रहे थे। तो उनके बच्चे होंगे और सब ज्यादा बाल के साथ पैदा होने लगेंगे, और जो लोग नॉर्मल थे वो वाइप आउट होना चालू हो जाएंगे। इसे ही कहते हैं एवोल्यूशन का मैकेनिज्म। एवोल्यूशन ऐसे वर्क करेगा। आपकी बॉडी में या ह्यूमन की किसी भी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी इतनी एडवांस नहीं है कि वो मौसम को जज करने के बाद अपने बच्चे में कोई ऐसा जेनेटिक चेंज कर सके कि वो सर्वाइव कर पाए। आप कुछ भी करिए, आपका बच्चा जानबूझ के बाल वाला पैदा नहीं हो सकता। आपकी बॉडी इतनी केपेबल नहीं है। बच्चे ऐसा पैदा होते ही होते हैं, बस वो सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। समहाउ इस म्यूटेशन को इस बार नेचर का सपोर्ट मिल गया तो वो सर्वाइव कर गया। समहाउ इस वाइट बच्चे को इस बार आइस एज की वजह से सपोर्ट मिल गया और वो सर्वाइव कर गया। आप समझे बात को? ये दोनों वर्ड, दोनों सेंटेंसेस में काफी डिफरेंस है। आप जिस चीज को अपने दिमाग में बिठा के बैठे हैं कि ज्यादा ठंडी आएगी तो बच्चे ऐसे पैदा होंगे जो ज्यादा बाल के साथ पैदा होंगे, नहीं, बच्चे ऐसे जिंदा बचेंगे जो ज्यादा बाल के साथ पैदा होते थे। दोनों सेंटेंस में काफी फर्क है। जिस थ्योरी को काफी बच्चों ने अपने दिमाग में बिठाया हुआ है वो एक्चुअली काफी हद तक मैच कर रही है लैकमार्क की थ्योरी से। लैमार्क एक आदमी थे जिन्होंने ये कहा था कि म्यूटेशन होता है डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में बढ़ेगा। जैसे कि कोई जिराफ है, उसको पेड़ के ऊपर से खाना खाना है, तो विद टाइम उसकी नेक लंबी होती गई, जनरेशन बाय जनरेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको काफी अच्छे से गलत साबित किया था डार्विन ने एंड बहुत सारे साइंटिस्ट ने। चलिए अब मैं आपको इस चीज को अच्छे से समझाऊंगा। चलते हैं अब इसकी एनसीईआरटी पे। अब हम एनसीईआरटी के बेसिस से पढ़ेंगे। अगर आपको इसका ये बेसिस समझ में आ चुका है तो काफी अच्छी बात है। बस आपको इन दो सेंटेंस में डिफरेंस करना आना चाहिए ताकि आप समझ सकें। इसीलिए कहते हैं एवोल्यूशन सुनने में काफी इजी है कि कोई इंसान, कोई बंदर कन्वर्ट होकर इंसान बन गया, लेकिन ये इतना ओवर सिंप्लीफाइड है कि इसकी डेप्थ में लोग जाते नहीं। पर क्योंकि आप बायोलॉजी स्टूडेंट है, आपका जाना बनता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम इसकी एनसीईआरटी की तरफ। तो बच्चों, ये वो टॉपिक है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है।
एंड इससे पहले कि हम अपने आज के मेन टॉपिक पे पहुंचे, जिसका नाम है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, मैं चाहता हूं कि हम इसका एक ओवरव्यू देख लें पूरे चैप्टर का। एंड प्लीज़ आप में से कोई भी इस ओवरव्यू को स्किप नहीं करेगा। मैंने काफ़ी ऐसे बच्चे देखे हैं जो इस इंट्रो को सुनते ही नहीं है। देखिए, जब भी आप किसी एक चैप्टर को फिनिश करेंगे पढ़ के, तब आपको उस चैप्टर के टॉपिक्स जो होते हैं वो फ्रेगमेंट में याद होते हैं। इन फ्रेगमेंट्स के को रिलेशन के लिए ये ओवरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आपके लिए चैप्टर एक्चुअल में पढ़ना काफ़ी ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं एंड अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी में जो पहला टॉपिक दिया है वो दिया है ओरिजिन ऑफ लाइफ का। इसमें टॉपिक आएंगे बिग बैंग थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एंड थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ। पूरी यूनिवर्स के क्रिएशन को हम मानते हैं कि एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन से हुआ था, और उस एक्सप्लोजन को हम कहते हैं बिग बैंग। ठीक है, बिग बैंग के काफ़ी बिलियंस ऑफ ईयर बाद फॉर्मेशन हुआ था हमारी अर्थ का। एंड उस समय हमारे प्लेनेट पे क्या टेम्परेचर था, कैसे इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें थी, एंड अल्टीमेटली उसकी कंडीशन कैसी थी, ये पढ़ेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में। लास्टली हमारे पास आएगा इस टॉपिक में ओरिजिन ऑफ लाइफ की कुछ थ्योरीज। हमारे प्लेनेट पे लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ है, इसके लिए काफ़ी डिफरेंट थ्योरीज हैं। काफ़ी ग्रीक फिलोसोफर्स का ऐसा मानना है कि लाइफ का ओरिजिन कहीं आउटर स्पेस में हुआ है, एंड देन वहाँ से थ्रू एनी कॉमेट या मीटियोर लाइफ हमारे प्लेनेट पे आई है। इसको हम कहते हैं पेनिस्पर्मिया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जिसमें हम ये मानते हैं कि क्योंकि हमारे प्लेनेट का उस समय टेम्परेचर काफ़ी हाई था, वॉल्केनिक इरप्शन थे, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लाइटनिंग हो रही थी, एंड हमारे एटमॉस्फेयर में अमोनिया एंड मीथेन काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में था, जिसकी वजह से इतनी हीट में और इतने टफ इन्वायरमेंट में अमोनिया, मीथेन एंड वाटर के इंटरेक्शन से कोई एक मैक्रोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ होगा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स या फिर अमाइनो एसिड्स या फिर लिपिड्स, एंड बाद में इनकी कॉम्बिनेशन से किसी सेल का फॉर्मेशन एंड देन ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन चालू हुआ होगा। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। हालांकि इस थ्योरी को काफ़ी गलत साबित किया था लुईस पैस्चर ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में। लास्टली हमारे पास आता है स्पेशल क्रिएशन। इसमें हम मानते हैं कि हमारे भगवान, उन्होंने ये सारे प्लैनेट्स, हमारा प्लैनेट एंड ये सारे ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन किया है। स्पेशल क्रिएशन का एक कोनोटेशन ये भी है कि जितने ऑर्गेनिजम्स आप देख रहे हैं अपने आसपास, वो सब एज इट इज़ बनाए गए थे, यानी कि किसी एक न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। किसी एग्जिस्टिंग स्पीशीज से कोई और न्यू स्पीशीज फॉर्म नहीं होती है, जितनी है वो एज इट इज़ ही बनाई गई थी। ये माना गया है स्पेशल क्रिएशन का, ये मानना है स्पेशल क्रिएशन का। आगे टॉपिक आता है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। इसमें आप पढ़ेंगे डार्विन का ऑब्जर्वेशन। डार्विन का ऑब्जर्वेशन ये था कि सभी स्पीशीज आपस में काफ़ी सिमिलर हैं एंड आपस में रिलेटेड हैं, तभी वो इतनी सिमिलैरिटी शो कर रही है, एंड किसी एक स्पीशीज से किसी दूसरी स्पीशीज का फॉर्मेशन हो सकता है, ये मानना था डार्विन के ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, बाद में जाके डार्विन के ऑब्जर्वेशन को काफ़ी सपोर्ट मिला, क्योंकि इनकी ऑब्जर्वेशन को प्रूव करते हुए काफ़ी एविडेंस मिले हमको। हालांकि डार्विन का ये ऑब्जर्वेशन स्पेशल क्रिएशन के काफ़ी खिलाफ था, पर क्योंकि हमारे पास इनफ एविडेंस थे, हम इसको जुटला नहीं सकते। एविडेंस मिलेंगे हमें नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। हमें पेलियोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस, साथ ही साथ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये भी काफ़ी अच्छे एविडेंस हैं जो कि डार्विन ऑब्जर्वेशन का सपोर्ट करेंगे। आपने कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्लास 10th में एज होमोलॉगस स्ट्रक्चर एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर के नाम पे पढ़ा होगा। देन हमारे पास आएगा अडैप्टिव रेडिएशन। ये तो बहुत सॉलिड प्रूफ है कि डार्विन ने जो बात कही है वो काफ़ी सही है। अडैप्टिव रेडिएशन का ये कहना है कि जब आप किसी एक स्पीशीज को डिफरेंट कंडीशंस में डालेंगे, देन जनरेशन आफ्टर जनरेशन आप देखेंगे कि कंडीशन के हिसाब से ढलते हुए अब वो एक स्पीशीज किसी एक न्यू स्पीशीज में क्रिएट हो चुकी है। एग्जाम्पल सुनिए इसका। मान लीजिए आपके पास एक बर्ड की स्पीशीज है और काफ़ी पॉपुलेशन है उसकी। आपने उसकी पॉपुलेशन का कुछ हिस्सा भेज दिया रेगिस्तान में, कुछ पॉपुलेशन के हिस्से को आपने रखा इस शहर में, एंड कुछ पॉपुलेशन के हिस्से को आपने भेज दिया ऐसी जगह पे जहाँ काफ़ी ठंडी है। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि बर्ड का जो पॉपुलेशन रेगिस्तान में था वो विद टाइम पानी की कमी से डील करना सीख चुका है फिजियोलॉजिकली। वो कम पानी के जिंदा रह पाते हैं। बहुत टाइम धूप में रहते हैं तो उनका स्किन का टेक्सचर भी चेंज हो चुका है, उनकी स्किन की कंडीशनिंग हो चुकी है, तो उनके अंदर फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज विद जनरेशन आप देखेंगे। सेकेंडली, जिन स्पीशीज को आपने यहाँ पे शहरों में रखा है
वो हाई पोल्यूशन को टॉलरेट करना सीख चुकी हैं। जिन स्पीशीज़ को आपने काफ़ी ठंडे इलाकों में रखा है, वो स्पीशीज़ के आप देखेंगे कि पंख छोटे हो गए हैं, उनके लिम्स छोटे हो गए हैं ताकि हीट का लॉस ना हो। आप देखेंगे अल्टीमेटली कि जो मेन उनका एंसेस्ट्रल स्टॉक था, जो पेरेंटल स्टॉक था, अब ये 3 स्पीशीज़ आपस में काफ़ी डिफरेंट है और अपने पेरेंट से भी काफ़ी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कंडीशन के हिसाब से ही खुद को इवॉल्व करते चले गए। हालांकि इनके पेरेंट्स एक ही हैं, इनके एंसेस्टर एक ही हैं, पर अब ये आपस में काफ़ी डिफरेंट है, यानी कि किसी एक स्पीशीज से डिफरेंट स्पीशीज का फॉर्मेशन पॉसिबल है। ये बात समझाएगा हमको कौन? अडेप्टिव रेडिएशन। देन हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। ये तो इसकी काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक्स मैंने पहले कवर किए हैं अभी टॉपिक्स इस लेक्चर में पहले। देन आएगा आपके पास हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी एक पॉपुलेशन में जीन की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है अनटिल अनलेस कोई एक्सटर्नल फैक्टर उस पर एक्ट करे। ओके, देन हम बात करेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन की, क्या होता है ये। इसमें हम पढ़ेंगे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एविस, हम सब कैसे डिवाइड हुए हैं एंड हमारे एंसेस्टर्स कौन थे। ये थोड़ा याद करने वाला टॉपिक है। लास्टली आता है ह्यूमन एवोल्यूशन। इसमें भी आपको काफ़ी याद करना पड़ेगा। ह्यूमन एवोल्यूशन में हम पढ़ेंगे ह्यूमन का कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। सबसे पहले कौन आते हैं? ड्रायोपिथेकस, देन रामापिथेकस, देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस, अल्टीमेटली निएंडरथल मैन्स एंड होमो सेपियंस। निएंडरथल मैन एंड होमो सेपियन काफ़ी टाइम के लिए एक साथ ही थे। देन बाद में अल्टीमेटली निएंडरथल मैन जो होते वो एक्सटिंक्ट हो गए, देन होमो सेपियन बचे। हम पढ़ेंगे इन सब का ब्रेन कैपेसिटी, इनका रहने का तरीका, इनका खाने का तरीका, इनका बिहेवियर कैसा है, साथ ही साथ ये सर्वाइवल के लिए क्या टेक्निक्स यूज करते थे। आगे हम ये भी देखेंगे कि हमने किस तरह से एग्रीकल्चर सीखा एंड केव आर्टिंग सीखी। ये सब हमें पढ़ना होगा इसमें ह्यूमन एवोल्यूशन में। एंड इन सब की ब्रेन कैपेसिटी क्या थी। ये पढ़ने के बाद ये चैप्टर हो जाएगा लगभग आपका फिनिश। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। तो आइए पढ़ते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। तो जैसा कि मैंने आपको अभी ऑब्जर्वेशन ओवरव्यू में समझाया था कि डार्विन का जो डार्विन का ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि किसी एक एनिमल से किसी और एनिमल की स्पीशीज का क्रिएशन पॉसिबल है। हालांकि डार्विन का ये ऑब्जर्वेशन थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के काफ़ी खिलाफ था। याद कीजिए, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन ये कहती है कि किसी एक स्पीशीज की सारी स्पीशीज एज इट इज बनाई गई हैं एंड आगे किसी और न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। खासकर किसी एक एग्जिस्टिंग स्पीशीज से तो नहीं होगा। लेकिन डार्विन ने कहा कि किसी एक एग्जिस्टिंग स्पीशीज से नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। एंड आगे जाके हमको ऐसे एविडेंसेस भी दिखे जो कि डार्विन के इस ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये जो एविडेंस है ये मेनली हमको 2 सेक्टर से मिलते हैं, एक पेलियोंटोलॉजी एंड दूसरा एम्ब्रायोलॉजी। देखिए, डार्विन का ऑब्जर्वेशन काफ़ी हद तक हिंट कर रहा है एवोल्यूशन को। एवोल्यूशन का कहना है कि एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज इवॉल्व होती है। डार्विन ने भी यही कहा। डार्विन का ऑब्जर्वेशन है कि किसी एक स्पीशीज से बाकी स्पीशीज कहीं और न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसलिए हम टॉपिक का नाम देते हैं एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, और इसमें आपको पढ़ना है मेनली कि क्या होते हैं फॉसिल्स। लगभग आप सबको आइडिया होगा कि फॉसिल्स क्या होते हैं। सेकेंडली आप पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल, कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स। एंड लास्टली आप पढ़ेंगे क्या होती है सेडिमेंटल कवरिंग या क्या होते हैं सेडिमेंट्स। आइए देखिए, फॉसिल्स क्या होते हैं। किसी भी एनिमल के वो हार्ड रिमेन्स जो कि आपको रॉक में मिले उसे कहते हैं फॉसिल। एनिमल के वो हार्ड पार्ट्स जो कि आपको आपको रॉक में दफन मिलते हैं उसे हम कहते हैं फॉसिल। एंड ये फॉसिल काफ़ी पुराने हो सकते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड। अब देखिए कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल, ये पढ़ने वाली बात है। यूजुअली जो भी फॉसिल्स आपको या साइंटिस्ट को मिलते हैं वो ऐसे एनिमल्स के होते हैं जो या तो नदी में रहते हैं या नदी के आसपास की प्रॉक्सिमिटी में रहते थे। अगेन मैंने कहा यूजुअली, हमेशा नहीं। काफ़ी हद तक ऐसे फॉसिल्स ऐसे ज़्यादातर फॉसिल्स ऐसे मिलते हैं जो कि किसी ऐसे एनिमल के होंगे या तो जो पानी में रहता था
या जो पानी के आसपास की प्रॉक्सिमिटी में था या प्रॉक्सिमिटी में आसपास की प्रॉक्सिमिटी में मरा था। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये है बॉटम ऑफ अ लेक और अ पॉन्ड व्हाटएवर, और ये है आपकी लेक या पॉन्ड। देखिए यहाँ पे किसी एक एनिमल की अगर डेथ होगी तो वो आ जाएगा बॉटम विद टाइम। एंड क्योंकि पानी के नीचे जो कवरिंग होती है वो मिट्टी काफ़ी फ्लोएबल होती है, काफ़ी लिक्विड फॉर्म में होती है, तो इसके ऊपर चढ़ जाती है एक सेडिमेंट की कवरिंग। अब यहाँ पे माइक्रोबियल एक्शन की वजह से इस एनिमल के जो सॉफ्ट पार्ट्स हैं, यानी कि जो स्किन है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यूज हैं, मसल्स वगैरह, ये सब तो हट जाते हैं, लेकिन इसका जो सॉलिड बोन का पार्ट है वो वैसा का वैसा इंटैक्ट रहता है। ठीक है, अब विद टाइम कवरिंग के ऊपर कवरिंग आती रहती है एंड अल्टीमेटली ये नदी यहाँ से हट जाती है। अब विद टाइम इसके ऊपर एक और सेडिमेंटल कवरिंग, एंड यहाँ पे कोई एक एनिमल की डेथ हुई ना हुई होगी यार, यहाँ पे काफी सारे एनिमल्स की डेथ हुई होगी ना, वो सब यहीं पे होंगे, इसी कवरिंग पे होंगे। इसके ऊपर वाली कवरिंग पे वो एनिमल होंगे। अब ये कवरिंग क्रिएट होने में ना, ये सेडिमेंटल कवरिंग क्रिएट होने में विद टाइम का मतलब है थाउजेंड्स ऑफ ईयर। एक कवरिंग के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो उस समय जो एनिमल्स होंगे उनकी डेड बॉडी होगी इस कवरिंग पे, इस सेडिमेंटल लेयर पे। इसके बाद यहाँ पे रहने वाले एनिमल्स जिनकी डेथ हुई तो वो यहीं पे रह गए, एंड इनके ऊपर चढ़ गई एक और सेडिमेंटल कवरिंग। एक और इससे होता क्या है वो समझिए। मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये जो बॉटम की सेडिमेंटल कवरिंग्स है, इसके ऊपर ये सारी ऊपर की कवरिंग प्रेशर लगाती है। इस प्रेशर की वजह से ये जो नीचे की बॉटम की कवरिंग है, ये इतने प्रेशर की वजह से एक सॉलिड रॉक बन जाता है। ठीक है, इसीलिए ये जो एनिमल्स की बॉडी है ना, अब ये रॉक्स के बीच में, ये पूरी रॉक की कवरिंग है जिसके बीचों बीच ये डेड बॉडीज है। ठीक है, या फिर ये बोन के स्ट्रक्चर्स हैं। मेन क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सारे फॉसिल्स हैं वो इतने नीचे हैं ज़मीन से, लेकिन हमको कई बार जो फॉसिल्स हैं वो ज़मीन के ऊपर ही दिखते हैं। आखिर ये नीचे से ऊपर आते कैसे हैं, ये समझते हैं। होता क्या है, इसे हम कहते हैं, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं अपलिफ्टिंग। क्या होने वाला है, कई बार टेक्टोनिक प्लेट्स के प्रेशर की वजह से जमीन के कुछ हिस्से जमीन से ऊपर उठ जाते हैं और बना लेते हैं पहाड़ जैसा का स्ट्रक्चर, या फिर एक्चुअल पहाड़ बना लेते हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ कोई एक कवरिंग पहाड़ नहीं बनाती है। आपने सोचा होगा अब तक, आपको लगता होगा कि ऐसा होता है, पहाड़ का मतलब है ये बन गया पहाड़, राइट? ऐसा नहीं होता है। जब एक्चुअल पहाड़ बनते हैं तो वो सारी सेडिमेंटल कवरिंग्स को लेके बनते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है वो कुछ ऐसे होता है। इतने प्रेशर की वजह से ये सारी सेडिमेंटल कवरिंग उड़ जाती है ऊपर। सपोज यहाँ से यहाँ फॉर एग्जाम्पल होने क्या वाला है, यहाँ से यहाँ तक कि ये सारे सेडिमेंटल कवरिंग्स ऊपर उड़ गए। अब क्या होगा, यहाँ पे डेड बॉडीज हैं, ये भी आप ऊपर देखेंगे ऊपर आ गई हैं। ये सारे रॉक में दबे हुए फॉसिल्स भी हैं, वो भी ऊपर आ चुके हैं। अब क्या होने वाला है, विद टाइम यहाँ पे बारिश है ना, बहुत ज़्यादा धूप, उसके बाद कई बार अर्थक्वेक, इनकी वजह से ये कवरिंग्स यहाँ से टूटना चालू होती है एंड ब्रेक हो के क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे होंगे। तो ये सब जो है ना टूट टूट के नीचे आते रहते हैं।
अब इन सब जो ये सब जो पत्थर आपको नीचे दिखते हैं ना, इसमें से काफ़ी ऐसी प्लेट्स होती हैं, मान लीजिए यहाँ पे थी कोई डेड बॉडी, यहाँ पे कोई एक फॉसिल था, एंड वेदरिंग प्रोसेस की वजह से ये जो है टूट गया यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये नीचे आ गया। अब क्या होगा, आपको इस रॉक के बीच में क्या मिलेगा, फॉसिल। तो कई बार ऐसा होता है कि कई पत्थरों में आपको मिलते हैं फॉसिल्स। साइंटिस्ट को यहाँ से फॉसिल्स कलेक्शन, साइंटिस्ट यहाँ से करेंगे फॉसिल्स का कलेक्शन, ठीक है। अब देखिए, ना कि सिर्फ किसी एक बॉडी, किसी एक एनिमल की सॉलिड बॉडी के सॉलिड पार्ट्स, बोन स्ट्रक्चर, बल्कि कई बार हम लोगों को ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जो कि किसी के फुटप्रिंट्स हैं, किसी एनिमल के, या तो किसी के फेदर, और एक जो मोस्ट कॉमनली फाउंड फॉसिल होता है वो आपने देखा होगा, कुछ ऐसा दिखता है। भले आपने एक्चुअल में ना देखा हो, आपने टीवी पे देखा होगा। ये देखिए, ये होता है एक एमोनाइट का फॉसिल। समझ में आ गया आपको? इस तरह से होता है फॉसिल्स का फॉर्मेशन। और अब देखिए, काफी इजी हो जाता है किसी भी साइंटिस्ट के लिए फाइंड आउट करना कि ये जो फॉसिल हैं ये कौन से एरा के हैं। क्यों? क्योंकि हमें खाली ये देखना है कि जिस रॉक में ये फॉसिल मिला है वो रॉक कौन सी सेडिमेंटल कवरिंग का है। और हम सबको पता होता है कि कौन सी सेडिमेंटल कवरिंग आज से कितने मिलियन ईयर पहले बनी है। तो जिस सेडिमेंटल कवरिंग के रॉक में हमें जिस एनिमल का फॉसिल मिलेगा वो एनिमल उतने एरा पुराना है, या फिर उस एरा में वो एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे थे। इसी तरह से इसके अलावा कार्बन 14 डेटिंग, इसके अलावा कार्बन 14 डेटिंग ये भी एक काफ़ी अच्छा प्रोसेस होता है जिससे हम किसी एक रॉक की एक्चुअल एज निकाल लेते हैं। पर जो इजीएस्ट वे है वो यही है कि आप देख लीजिए कि कौन सी सेडिमेंटल कवरिंग का रॉक है, एंड देन पता कर सकते हैं कि ये जो सेडिमेंटल कवरिंग है ये आज से कितने मिलियन ईयर पहले टॉप पे थी, एंड वो एनिमल उसी एरा का होगा। इसके अलावा हमको पढ़ना है एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस, तो आइए बढ़ते हैं उस तरफ। आइए अब हम पढ़ते हैं एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। देखिए, इसमें मेनली आपको दो साइंटिस्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से? अर्नस्ट हैकेल एंड सेकंड कार्ल अर्नस्ट वॉलमैयर। जरा समझिए कि है क्या। आपको ये दोनों साइंटिस्ट और इन दोनों साइंटिस्ट के नाम एनसीईआरटी में मेंशन है, और इन्हें क्या कहा था वो भी एनसीईआरटी में मेंशन है। लेकिन एनसीईआरटी ने इस पूरे टॉपिक को, यानी कि एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन को, इतने कॉम्पैक्ट वे में पैक कर रखा है और इतने कंडेंस्ड लैंग्वेज में है वो कि उसको पढ़ के इस पूरे टॉपिक के एसेंस को समझना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए एनसीईआरटी का हल्का सा बाहर निकलेंगे और समझेंगे कि कहना क्या चाहती है एनसीईआरटी। आइए पढ़ते हैं। देखिए, उस पैराग्राफ को आप एक बार पढ़ के देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि एनसीईआरटी कितना कॉम्पैक्टली चीज़ों को लिखता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अर्नस्ट हैकेल की। अर्नस्ट हैकेल ने हमको एक थ्योरी दी जिसका नाम था रिकैपिचुलेशन थ्योरी। रिकैपिचुलेशन थ्योरी क्या कहती है ये थ्योरी, समझिए उसको। अब इन वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। रिकैपिचुलेशन थ्योरी कहती है दैट ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स, या फिर मिमिक कह सकते हैं कि वो मिमिक करेगा, बट यूजुअली ये वर्ड यूज होता है कि ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। अब जरा पहले आप इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझिए कि क्या होता है ऑन्टोजेनी और क्या होती है फाइलोजेनी। देखिए, ऑन्टोजेनी का मतलब होता है वो चेंजेस या वो मेटामॉर्फोसिस जो आप ऑब्जर्व करेंगे किसी एक फीटस के डेवलपमेंटल स्टेजेस में, उसकी स्टडी को हम कहते हैं ऑन्टोजेनी। क्या होता है फाइलोजेनी? फाइलोजेनी का मतलब होता है वो मेटामॉर्फोसिस या फिर वो चेंजेस जो आप एड्रेस करेंगे किसी एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस में,
और अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट हैकर, फाइलोजेनी यानी कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस में जो चेंज हुए हैं उसी को मिमिक कर रहा होता है ऑन्टोजेनी। ठीक है, समझिए बात को। फाइलोजेनी में सबसे पहले आपके पास क्या आता है? फाइलोजेनी में सबसे पहले हमारे पास आते हैं, जब हम देखते हैं वर्टिब्रेट्स का एवोल्यूशन, तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास कार्टिलेजियस फिशेस, देन बोनी फिशेस, देन वहां से इवॉल्व होते हैं एम्फीबियंस, वहां से इवॉल्व होते हैं रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, जो कि 2 अलग ब्रांचेस हैं। आइए इसको लिख लेते हैं पहले। देखिए, फाइलोजेनी में जो हमने एवोल्यूशन प्रोसेस में डेवलपमेंट देखा है, वो देखा है कि सबसे पहले इवॉल्व हुए थे कार्टिलेजियस फिशेस। कार्टिलेजियस फिशेस वो जिनकी पूरा जो बोन स्ट्रक्चर है वो कार्टिलेज का है, यानी कि सब कुछ कार्टिलेजियस है, कुछ ऑसिफाइड नहीं है, यानी कि कुछ बोनी स्ट्रक्चर नहीं है उनके पास। देन यहां से इवॉल्व होके बनते हैं अ मच बेटर बोनी फिशेस। देन वहां से इवॉल्व होते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस यानी कि वो जो कि पानी में और पानी के बाहर दोनों जगह जिंदा रह सकते हैं। एंड अल्टीमेटली यहां से ब्रांचिंग होती है रेप्टाइल्स की एंड मैमल्स की। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट हैकर, जो चेंजेस आप यहां देख रहे हैं, कार्टिलेजियस फिशेस टू बोनी फिशेस एंड देन एम्फीबियंस देन मैमल्स, ये आपको शो होने वाला है यहाँ पे। यही सेम चेंजेस आपको यहाँ शो होंगे। कैसे? कैसे कि कार्टिलेजियस फिशेस के 2 मेन कैरेक्टर होते हैं। पहला, प्रेजेंस ऑफ गिल्स, एंड सेकंड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। व्हाट इज नोटोकॉर्ड? क्योंकि ये कार्टिलेजियस फिशेस हैं, इनके पास जो बैकबोन होती है वो एक नोटोकॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है। नोटोकॉर्ड क्या होती है? कार्टिलेजियस बैकबोन। डन। इस मैमल के फीटस के पास गिल्स भी होते हैं और नोटोकॉर्ड भी होती है। इवन दो एक मैमल के पास ना ही गिल्स हैं और ना ही नोटोकॉर्ड है, स्टिल इसके फीटस के पास दोनों चीज़ हैं। इस चीज़ को ध्यान में रख के अर्नस्ट हैकल ने बोला कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फीटस का डेवलपमेंट है ना, वो मिमिक कर रहा है फाइलोजेनी को, यानी कि सबसे पहले ये फीटस शो करेगा कार्टिलेजियस फिशेस का कैरेक्टर, क्योंकि हम इवॉल्व हुए हैं कार्टिलेजियस फिशेस से। देन ये इसकी जो नोटोकॉर्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगी एक बोनी बैकबोन में, यानी कि ऑसिफाई हो जाएगा। जिसकी जो नोटोकॉर्ड है वो ऑसिफाई हो जाएगी और बोनी स्ट्रक्चर बन जाएगी, यानी कि कार्टिलेजियस फिशेस के बाद बोनी फिशेस आती हैं। वैसे ही इसने भी अपनी नेक्स्ट स्टेज में बोनी फिशेस वाले कैरेक्टर शो किए। देन आप आगे देखेंगे कि इस स्टेज पे इस फीटस के पास गिल्स भी हैं और इसके लंग्स का भी डेवलपमेंट होना चालू हो चुका है, यानी कि इस समय इसके पास गिल्स भी हैं और लंग्स भी हैं। और ये कैरेक्टर आपको दिखता है एम्फीबियंस में, जो इनके पास गिल्स भी होते हैं और लंग्स भी होते हैं। डन। अल्टीमेटली आप देखेंगे कि ये बन जाएगा एक मैमल, जैसे कि एम्फीबियन के बाद मैमल आता है। देखा आपने? अर्नस्ट हैकल ने कहा कि जैसे फाइलोजेनी में आप डेवलपमेंट देखते हैं, समहाउ वही डेवलपमेंट आपको शो होता है इस ऑन्टोजेनी, यानी कि सबसे पहले इसने शो किए कार्टिलेजियस फिश के कैरेक्टर, देन इसने शो किए बोनी फिश के कैरेक्टर, देन इसने शो किए एम्फीबियंस के कैरेक्टर्स, क्योंकि इसके पास गिल्स और लंग्स दोनों हैं, एंड अल्टीमेटली ये बन गया मैमल। जैसा कि हमने एवोल्यूशन में देखा है, एम्फीबियंस से मैमल डिवाइड हुए थे। इनकी थ्योरी काफ़ी सही थी, काफ़ी हद तक इस थ्योरी को सही माना भी गया, क्योंकि इसको लेके एविडेंस काफ़ी क्लियर दिख रहे थे हमें। लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं हमारे पास, कार्ल अर्नस्ट वॉलवेर, जो कि इनकी इस थ्योरी को गलत साबित करेंगे। और ये जानने भी इसलिए जाते हैं क्योंकि इन्होंने डिस्प्रूव किया था रिकैपिचुलेशन थ्योरी को। अर्नस्ट हैकल की रिकैपिचुलेशन थ्योरी को डिस्प्रूव किया कार्ल अर्नस्ट वॉलवेर ने, और ये पिछले ईयर्स के नीट का क्वेश्चन भी रहा है। ठीक है, और कैसे किया वो समझिए। कार्ल अर्नस्ट वॉलवेर ने बोला कि अगर ये फीटस या फिर ये जो ऑन्टोजेनी है इसकी, ये अगर फाइलोजेनी को रिकैप्चुलेट कर ही रहा है तो ऐसे किश्तों में क्यों, ऐसे रुक रुक के क्यों, इसने एक साथ क्यों नहीं किया? समझिए इसका मतलब। देखिए, उन्होंने कहा, जो कि बात एनसीईआरटी में लिखी है, दैट द फीटस ऑफ वन एनिमल डज नॉट पास थ्रू द अडल्ट स्टेज ऑफ एनी अदर एनिमल। यानी कि अगर ये फाइलोजेनी को रिकैपिचुलेट कर ही रहा है तो इसने सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेजियस फिशेस के कुछ कैरेक्टर को क्यों शो किया, सिर्फ और सिर्फ बोनी फिशेस के कुछ कैरेक्टर को क्यों शो किया, बाद में एम्फीबियंस के भी कुछ ही कैरेक्टर्स को शो किया, एंड अल्टीमेटली मैमल बन गया। ऐसा क्यों हो रहा है?
अगर ये फाइलोजेनी को रिकैप्चुलेट कर ही रहा है तो कंप्लीटली करे ना, मतलब कि ये पहले एक ऐसा क्रीचर बने जो फिश जैसा हो, देन ये बोनी फिश जैसा कैरेक्टर बने, देन ये एम्फीबियंस जैसा कैरेक्टर बने, एंड अल्टीमेटली बन जाए मैमल। तब तो हम मान सकते हैं कि इसने कंप्लीटली फाइलोजेनी को रिकैप्चुलेट किया है। इनकी कार्ल अर्न्स्ट की इतनी बात से ही अर्न्स्ट हैकल की थ्योरी डिस्प्रूव हो चुकी है। लेकिन सवाल अभी भी ये बनता है कि इस फीटस के पास गिल्स और नोटोकॉर्ड है क्यों? जब इसके अडल्ट स्टेज के पास दोनों ही चीजें नहीं है तो इसके पास गिल्स का और नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस क्या शो करता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? इस बात को लेके कार्ल अर्न्स्ट ने बोला कि होता क्या है कि पहले दिखते हैं आपको जनरल कैरेक्टर्स। इनके कहने का मतलब था कि जनरल कैरेक्टर्स appear first and specialized character appear later। इन्होंने ये बात कही। अब ये बात एनसीईआरटी में नहीं है। देखिए, इन्होंने कहा कि जो आप देखते हैं यहाँ पे गिल्स का प्रेजेंस या फिर नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस, ये एक्चुअली फाइलोजेनी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ये किसी भी एक फीटस के इनिशियल स्टेज का एक जनरल फीचर है ही है। आपको किसी भी एनिमल के फीटस में ये कैरेक्टर दिखेंगे दिखेंगे, यानी कि गिल्स एंड नोटोकॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि इसने फाइलोजेनी को रिकैप्चुलेट किया। इसका मतलब है कि ये जनरल कैरेक्टर हैं जो कि आपको हर एक फीटस में दिखते हैं। अगर आपको एक बोनी बैकबोन चाहिए ऑसिफाइड, तो उसके लिए यहाँ पे नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होना इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी बोनी बैकबोन नहीं बनेगी। आप इससे ये नहीं कह सकते कि इसने फाइलोजेनी को रिकैप्चुलेट किया। ये एक्चुअली एक जनरल कैरेक्टर है जो कि फीटस में पहले दिखता है। बाद में जब ये फीटस डेवलप करेगा तब ये अपने स्पेशल कैरेक्टर को शो करेगा, यानी कि जो ये है, अगर ये मैमल है तो ये धीरे धीरे मैमेलियन कैरेक्टर को शो करेगा, अगर ये रेप्टाइल है तो धीरे धीरे रेप्टिलियन कैरेक्टर को शो करेगा। ये कहना था किसका? कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेकर का। और इनकी इस बात से अर्न्स्ट हैकल की रिकैप्चुलेशन थ्योरी कंप्लीटली डिसअप्रूव हो गई। अब चाहे वो फीटस किसी फिश का हो, चाहे वो फीटस किसी सैलमेंडर का हो, चाहे वो फीटस किसी रैबिट का हो, अज्यूम दिस इज अ रैबिट, एंड चाहे वो फीटस किसी ह्यूमन का हो, इन सभी फीटस में डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल होता है आपके लिए, किसी के लिए भी। आप देख के नहीं बता पाओगे कि ये फीटस अल्टीमेटली है किसका, किसी मैमल का या किसी रेप्टाइल का। क्यों? क्योंकि जब भी फीटस का डेवलपमेंट होता है तो वो एक जनरल वे में होता है। वो कैरेक्टर जो शो करेगा वो काफी जनरल कैरेक्टर होते हैं। बाद में डेवलपमेंट के साथ साथ ये अपने स्पेशल कैरेक्टर को शो करेंगे, एंड देन आप पता कर पाएंगे कि ये हाँ, ये फीटस किसी मैमल का है और ये फीटस किसी रेप्टाइल का है। डन। ये बात समझाई गई है आपको एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में। अब इसको वापस देखिएगा। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं इसमें, जहां हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। आइए पढ़ते हैं इसको। हाँ, तो हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। देखिए, हमको फॉसिल्स मिलते हैं वो अलग चीज़ है, इसके अलावा हमको एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन इन दोनों एविडेंसेस के अलावा हमारे पास ऐसे एविडेंसेस भी हैं जहाँ पे आपको देख के लगेगा कि दो स्पीशीज आपस में हैं बहुत सिमिलर, लेकिन इनके ओरिजिन डिफरेंट है। या फिर आपको कई बार ऐसे एविडेंस मिलेंगे कि दो स्पीशीज का ओरिजिन तो सेम है लेकिन इनके काम बहुत अलग है। इसको आप पढ़ने वाले हैं दो तरीके से। कौन कौन? पहला, इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। समझेंगे? मैंने काफी शॉर्ट में आपको भी बताया, ध्यान से सुनिए। क्या होता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में आप देखेंगे कि कोई एक स्पीशीज है, वो विद टाइम ऐसे इवॉल्व हुई है कि अब आपस में उनमें सिमिलैरिटीज पिक करना काफी मुश्किल है। इनका ओरिजिन सेम है पर अब ये बिल्कुल नई स्पीशीज बन चुकी है। इसे कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। यानी किसी एक स्पीशीज से, मान लीजिए स्पीशीज है, अब ये दो स्पीशीज बन गई है विद टाइम, स्पीशीज बी, स्पीशीज आप मान लीजिए यस स्पीशीज बी एंड स्पीशीज सी। किसी एक स्पीशीज से डिवाइड होकर दो स्पीशीज बन गई।
डन। ऐसे मानेंगे ए डैश एंड ए डबल डैश, क्योंकि आपको सिमिलैरिटीज तो दिखेंगी, बस अब वो काफी डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है, आप देखेंगे कि दो डिफरेंट स्पीशीज हैं, लेकिन अब विद टाइम वो ऐसे इवॉल्व हुई हैं कि एक दूसरे से काफी सिमिलर हो चुकी हैं। हालांकि स्पीशीज अभी भी दो ही हैं, पर हैं आपस में काफी सेम दिखने में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई स्पीशीज थी, स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी, एंड ये दोनों कुछ ऐसे इवॉल्व हुए दैट नाउ दे लुक रियली सिमिलर टू ईच अदर। अभी भी ये है अलग स्पीशीज है, इसको मान लीजिए स्पीशीज ए डैश एंड स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी, एंड ये दोनों आपस में, ये जो है स्पीशीज, ये स्पीशीज जो है ये आपस में लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड इनकी बात करेंगे तो दे लुक वेरी सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, ये होता है कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में कोई एक स्पीशीज ऐसे डिवाइड होती है विद टाइम, डाइवर्ज होगी, ऐसे डाइवर्ज होगी कि आगे जाके वो दो न्यू स्पीशीज क्रिएट करेगी जो आपस में दिखने में काफी डिफरेंट होंगे। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में ऐसा होने वाला है कि दो स्पीशीज हैं, विद टाइम वो ऐसे इवॉल्व करेंगी कि अभी भी रहेंगी तो दो स्पीशीज डिफरेंट, पर वो आपस में दिखने में काफी सेम होंगी, लगेगा आपको कि एक ही स्पीशीज है, पर वो है डिफरेंट। इसके एग्जाम्पल काफी अच्छे से आपको समझाए गए हैं अडेप्टिव रेडिएशन में। अभी जो मेनली हमको पढ़ना है वो पढ़ना है कि इसके एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। समझ में आ गया आपको? एक बार फिर समझिए। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में आप देखेंगे स्पीशीज को डाइवर्ज होते हुए, यानी कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब होता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब होता है कि स्पीशीज तो एक ही है, स्पीशीज ए, बट विद टाइम ये ऐसी ऐसी जगह पे जाके बैठी है कि ये ऐसे इवॉल्व हुए हैं दैट नाउ दे लुक डिफरेंट। स्पीशीज ए, स्पीशीज ए बट डिफरेंट। तो अब ये एक स्पीशीज से दो स्पीशीज बनी है जो आपस में काफी डिफरेंट है। ठीक है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है, दो स्पीशीज है, स्पीशीज ए एंड स्पीशीज बी, बट विद टाइम ये ऐसे कन्वर्ज हुए हैं कि अब मिला नहीं सकता मैं इसको, इस लाइन को मैं मिला क्यों नहीं रहा हूं, क्योंकि स्पीशीज अभी भी डिफरेंट ही है। ठीक है, अभी भी ये स्पीशीज डिफरेंट है, बट दे लुक वेरी सिमिलर। ठीक है, अब किन कंडीशंस में ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है वो समझिए मेरी बात को। मान लीजिए कोई एक स्पीशीज है यहाँ पे, ठीक है, और वो स्पीशीज किसी की भी ले लीजिए, आप मान लीजिए किसी बर्ड की स्पीशीज है, और ये बर्ड की स्पीशीज क्या होता है, यहाँ से होती है डिवाइड। अब एक स्पीशीज जाती है, वही सेम एग्जांपल, एक जाती है बहुत ही बर्फीले इलाके में, एक जाती है बहुत ही गर्म इलाके में। ठीक है, बाद में जाके इनमें चेंजेस आते हैं। अब आप बहुत टाइम बाद जब देखोगे इनको, तो जो स्पीशीज का पार्ट, इस बर्ड की स्पीशीज का पार्ट जो ठंडे इलाकों में गया था वो दिखने में काफ़ी डिफरेंट होगा, और जो गर्म इलाकों में गया था वो डिफरेंट, देखने में काफ़ी डिफरेंट होगा। अब ये जो एक स्पीशीज से जो दो डिफरेंट कंडीशंस में जाने की वजह से, मान लीजिए ये है, ये गई है, मान लो आपने इसको भेज दिया बहुत बहुत ही कोल्ड इन्वायरमेंट में, और इसको भेजा है काफ़ी हॉट इन्वायरमेंट में, तो फिर भाई ये स्पीशीज एक ही स्पीशीज थी, बट अब ये डिफरेंट कंडीशंस में रहने की वजह से आपस में काफ़ी डिफरेंट दिखेंगे, यानी कि इनके एंसेस्टर सेम है बट ये आपस में काफ़ी डिफरेंट है। कन्वर्जेंट किसे कहते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्ज हुआ। व्हाट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यहाँ पे होता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। देखिए स्पीशीज एक, मान लीजिए बर्ड की दो स्पीशीज है, ठीक है, एक स्पीशीज ऐसी है जो ओरिजिनली ठंडे इलाकों में रहती थी, कोल्ड में, और एक ऐसी है जो ओरिजिनली गर्म इलाकों में रहती थी। ठीक है, विद टाइम क्या हो गया, ये दोनों उड़ के, ये भी उड़ के आ गए फॉरेस्ट में, ये भी उड़ के आ गए फॉरेस्ट में,
अब ये फॉरेस्ट है मान लो, जब ये दोनों उड़ के फॉरेस्ट में आ गए, ठीक है, तब ये कोल्ड एनवायरनमेंट के पास जो भी स्पेशलिटी थी, मतलब कि मोटे फर, वो इसने लूज किए, क्योंकि भाई फॉरेस्ट में तो इस एरिया के मुकाबले ज़्यादा गर्मी है, ठंडे इलाके के मुकाबले, तो फिर इन्होंने इनके जो फल है वो विद टाइम पतले हो गए, ठीक है। हॉट इन्वायरमेंट में जो थे उनके पास काफ़ी पतले फल है, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी है, पर यहाँ पे तो हल्की ठंडी है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल एरिया जहाँ बहुत गर्मी थी। तो क्या होगा, ये अपने फल हल्के से मोटे करेंगे। अल्टीमेटली जो ये कंडीशन होगी, यहाँ पर दोनों स्पीशीज के जो फल का साइज होगा वो काफ़ी सिमिलर होगा। इसे कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज कन्वर्ज हुई हैं, ठीक है, एंड दे लुक वेरी सिमिलर टू ईच अदर। डन, यही समझाना था। अब आगे पढ़ते हैं इनके एग्जांपल, मेनली हमें वही पढ़ना है। इसे कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आइए आगे पढ़ते हैं इसके एग्जांपल, ठीक है। ये एग्जांपल जो आप देख रहे हैं इस समय, ये है आपके पास एग्जांपल कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की। सुनिए ध्यान से। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब होता है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को हम पढ़ते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर से, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को हम पढ़ते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर से। एनालॉगस स्ट्रक्चर का मतलब होता है, सुनते रहिए, सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर। होमोलॉगस स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिफरेंट फंक्शन सेम स्ट्रक्चर। वापस, एनालॉगस स्ट्रक्चर का फंक्शन सेम होगा, होमोलॉगस स्ट्रक्चर का फंक्शन डिफरेंट होगा। भाई हम पढ़ क्या रहे हैं पहले वो समझिए, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है इस चीज को। अब सुनिए, अभी हम क्या करेंगे, हम दो ऑर्गेनिज्म लेंगे, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में उनके डिफरेंट ऑर्गन्स को हम आपस में पकड़ेंगे और उनको बोलेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म पकड़ेंगे, उनके ऑर्गन्स पकड़ेंगे कोई से भी, उनको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एंड अब कंपेयर करेंगे हम, अगर दो स्ट्रक्चर अगर आपस में फंक्शन सेम कर रहे हैं, फंक्शन उनका सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे कि ये आपस में एनालॉगस स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। वापस, दो ऐसे स्ट्रक्चर्स हम पकड़ेंगे जिनका अगर फंक्शन डिफरेंट हुआ लेकिन वो दिखने में सेम है, उनका फंक्शन उनका स्ट्रक्चर सेम है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे कि ये आपस में होमोलॉगस स्ट्रक्चर्स हैं। समझ में आया? एग्जांपल समझिए, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। अब चाहे वो विंग्स बटरफ्लाई के हों, चाहे वो विंग्स बर्ड्स के, दोनों का ही काम एक है, आपकी उड़ने में हेल्प करवाना, ठीक है। तो अब चाहे वो विंग्स बटरफ्लाई के होंगे, चाहे वो विंग्स बर्ड के होंगे, हेल्प करेंगे उड़ने में, यानी कि फंक्शन सेम है, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट होगा। भाई ये इंसेक्ट है, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स में आता है बटरफ्लाई, तो इसके विंग्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा बजाय बर्ड्स के, उनके विंग्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होगा बोन के हिसाब से, ठीक है। आई ऑफ एन ऑक्टोपस, आई ऑफ अ मैमल, ठीक है। हमारी आंखें हो मैमल्स की, चाहे ऑक्टोपस की आंखें हो, फंक्शन सेम है, विजुअल एक्टिविटी से देखना, लेकिन इन दोनों का स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट होता है। हमारी आंखों का स्ट्रक्चर एंड एक ऑक्टोपस की आंखों का स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट होगा, ठीक है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन। फ्लिपर चाहे वो पेंगुइन का हो चाहे वो डॉल्फिन का हो, फंक्शन सेम है, आपकी हेल्प करेगा वो स्विमिंग में, तैरने में, ठीक है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफी डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो पेंगुइन्स हैं वो हैं एवीज की साइड से ड्राइव्ड ऑर्गेनिज्म, तो इनके जो फ्लिपर है वो मोर लाइक विंग्स है, एंड डॉल्फिन जो है वो मैमल की साइड से ड्राइव्ड ऑर्गेनिज्म है, तो इनके जो फ्लिपर हैं वो मोर लाइक लिम्स है। डन? तो दोनों का ओरिजिन, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है फ्लिपर्स का, लेकिन फ्लिपर दोनों के काम एक ही करेंगे, हेल्प करेंगे आपकी स्विमिंग में। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, दोनों का फंक्शन सेम है, स्टोरेज ऑफ फूड फॉर प्लांट्स, ठीक है। दोनों का स्ट्रक्चर या फिर ओरिजिन डिफरेंट है, एक रूट से बनता है एक स्टेम से बनता है। डन? आगे देखिए, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर। अच्छा हाँ, हमने कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्यों पढ़ा एनालॉगस स्ट्रक्चर? समझिए, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या था कि दो डिफरेंट स्पीशीज मिलके
एक जैसी दिखेंगी, ठीक है, दोनों काफी सेम है देखने में। एग्जाम्पल बता दिया था मैंने आपको। वैसे ही भाई अब ये बटरफ्लाई है, इंसेक्ट से ड्राइव्ड ऑर्गेनिज्म है, ये बर्ड है, और दोनों काम सेम कर रहे हैं, उड़ने का, ठीक है, यानी कि दो डिफरेंट स्पीशीज कन्वर्ज हुई है सेम काम के लिए, उड़ने के लिए। इसलिए हम एनालॉग स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में एंसेस्टर सेम नहीं होते हैं, इसलिए हम कहते हैं दैट होमोलॉगी या फिर होमोलोगस स्ट्रक्चर इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्ट्री। क्योंकि भाई डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है, एक ही स्पीशीज होती है, एक ही एंसेस्टर होता है, और वो डिवाइड होके दो जगह डिफरेंशिएट, दो डिफरेंट स्पीशीज बना देता है, यानी कि इन दो डिफरेंट स्पीशीज का एंसेस्टर सेम है। इसलिए हम कहते हैं कि होमोलॉगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। ये वर्ड को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया आपको कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में हम क्यों पढ़ते हैं एनालॉग स्ट्रक्चर को। अब समझिए डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में हम क्यों पढ़ते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर को। होमोलॉगस स्ट्रक्चर का मतलब है जिनका फंक्शन डिफरेंट है। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये एक स्पीशीज दो जगह डिवाइड हुई है, तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन करेंगी, लेकिन इनके एंसेस्टर सेम है, तो इनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा, बोन का स्ट्रक्चर सेम होगा। एग्जांपल सुनिए, फोलिम्स ऑफ व्हेल, बैट एंड चीता। अब व्हेल के फोलिम्स का काम है कि वो उनकी स्विमिंग में हेल्प करें, बैट के फोलिम्स का काम है कि वो उनकी उड़ने में हेल्प करें, चीता के फोलिम का काम है कि वो उसकी लोकोमोशन में हेल्प करे, चलने में हेल्प करे। स्विमिंग, फ्लाइंग, वॉकिंग, फंक्शन तीनों के फोलिम्स का डिफरेंट है। फोलिम्स का फंक्शन इन तीनों के लिए डिफरेंट है, लेकिन इन तीनों के ही फोलिम में आपको एक चीज दिखेगी जो कि कॉमन होगी। क्या? एक बोन होती है मेन, जिसे हम कहते हैं ह्यूमरस। उसके बाद यहाँ होती है दो बोन, रेडियस एंड अल्ना। देन आपके पास यहाँ कलाई में इनके पास होंगे 8 बोन्स, किसी में कम भी हो सकते हैं पर होंगे पक्का, इसे हम कहते हैं कार्पल। देन ये आते हैं आपके पास मेटाकार्पल 5, एंड देन ये आते हैं आपके पास 14 फेरेंजेस। ये सेम बोन्स यानी कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेरेंजेस, ये आपको दिखेंगे इन सब में, इन सब के फोलिम्स में। लेकिन बस ये काम करेगा तैरने का, ये काम करेगा उड़ने का, और ये काम करेगा चलने का। समझ में आ गया आपको? आगे देखिए, वर्टिब्रेट्स का हार्ट एंड ब्रेन। वर्टिब्रेट्स, अब चाहे वो फिश हो, चाहे वो एविस हो कोई, या कोई मैमल हो, या कोई एम्फीबियन हो, ठीक है, इन सब का जो होता है स्ट्रक्चर सेम होता है, ठीक है। हार्ट है तो ब्लड की पंपिंग करेगा, ब्रेन है तो बॉडी का फंक्शनिंग हैंडल करेगा, ठीक है। लेकिन इन सब का जो फंक्शन है वो हल्का सा डिफरेंट है। स्ट्रक्चर तो सेम है, मैं मानता हूँ, लेकिन फंक्शन में आप देखिए हल्का सा आपको डिफरेंस दिखाई देगा। कैसे? देखिए, ये किसी का 3 चेम्बर्ड होगा, किसी का 4 चेम्बर्ड होगा, किसी का 2 चेम्बर्ड होगा, ठीक है। कोई एडिक्वेटली पंप नहीं करेगा, कोई बहुत ही एडिक्वेटली पंप करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि इनका फंक्शन हल्का सा डिफरेंट है, पर इनका स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम है, ठीक है। सेम गोज फॉर ब्रेन। किसी का ब्रेन कैपेसिटी काफ़ी कम होगा, किसी का ब्रेन कैपेसिटी काफ़ी हाई होगा, इसलिए हम कहते हैं कि इनका फंक्शन हल्का सा डिफरेंट है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर सेम है। तब आगे देखिए, थॉर्न्स एंड टेंटेल ऑफ बोगनवेलिया। बोगनवेलिया का चाहे वो कांटा हो, चाहे आपको पता है ना, ये होते हैं कांटे को हम कहते हैं थॉर्न, ठीक है। एंड मान लीजिए ये कोई एक स्टेम है, ये कोई लीफ है, ठीक है। तो इस लीफ के एक्सिलरी बर्ड की साइड से, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होता है, यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है कांटे में, ठीक है। और इसी लीफ के एक्सिलरी बर्ड की साइड से एक ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं टेंटल, ठीक है। तो बोगनविलिया में अब चाहे वो कांटा हो, चाहे वो टेंड्रिल्स हो, दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। यहाँ पे फंक्शन डिफरेंट है, तैरना, उड़ना, चलना, फंक्शन डिफरेंट है। 2 चेम्बर्ड, 3 चेम्बर्ड, या फिर ब्रेन, कम कैपेसिटी ज्यादा कैपेसिटी, यहाँ पे भी फंक्शन डिफरेंट है। कांटे प्रोटेक्शन के लिए, टेंड्रिल्स क्लाइंब, किसी वॉल पे क्लाइंब करने के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। फंक्शन डिफरेंट है लेकिन ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम है। कैसे? इसका भी ओरिजिन क्या है? एक्सिलरी बर्ड, इसका भी ओरिजिन क्या है? एक्सिलरी बर्ड। समझ में आ गया? ये थे आपके एग्जांपल्स कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के। इसी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट में एक और क्वेश्चन आ जाता है। वो क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ तो आपको एग्जांपल दिख गए, लेकिन
हमारी बॉडी हो चाहे अक्रॉस स्पीशीज किसी की भी बॉडी हो, जब आप जेनेटिक कोडिंग पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे वहां पे एक स्ट्रक्चर होता है AUG, आप पढ़ेंगे जेनेटिक कोड्स में। अब ये AUG चाहे मैमल्स हो, चाहे वो एवियस हो, चाहे इंसेक्ट हो, चाहे बैक्टीरिया हो, सब में ये जो AUG है ये कोड करने वाला है मिथियोनिन के लिए। तो ये एंटायर स्पीशीज पूरे होल यूनिवर्स में सेम है, एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शन होंगे आपके पास, ठीक है। तो ये यही इसी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट में आप समझिए, इस लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट में कि जब कॉमन स्ट्रक्चर से आपने बोल दिया कि एंसेस्ट्री सेम है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, और आप कह रहे हैं कि इनके एंसेस्ट्री सबसे सेम होंगे, तो वैसे ही चाहे हम हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई बैक्टीरिया हो, सबके अंदर जो AUG है वो कोड करेगा मिथियोनिन के लिए। अभी क्या होता है ये हम पढ़ेंगे क्लास 12 में चैप्टर 6 में अच्छे से, अभी ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब ये इनका कहने का मतलब है कि जब AUG सबके लिए मिथियोनिन को ही कोड करता है हर एक चीज के लिए, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म में, तो क्या ये नहीं दिखाता हमको एक कॉमन एंसेस्ट्री? तो हाँ दिखाता है, ना कि सिर्फ आप मैं, बल्कि इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ऑर्गेनिज्म है हम सबका कोई एक कॉमन एंसेस्टर है। अब भले ही वो किसी एक सेल के बेसिस पे जाके आप बोलें कि कोई एक सेल था जो हम सबके ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, चलेगा, लेकिन एंसेस्ट्री के हिसाब से हम सब किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से ड्राइव्ड है। अब चाहे वो एक ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो। आगे आइए, अब हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल मैलेंस। ये भी एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है एवोल्यूशन के एविडेंस के हिसाब से, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? इंडस्ट्रियल मैलेंस। देखिए क्या होता है इसमें। इंग्लैंड में बहुत पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तब वहाँ पे पॉल्यूशन का इंडेक्स काफ़ी कम था, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमको दो टाइप के मॉथ्स दिखते थे। कौन कौन से? एक ब्लैक मॉथ्स और एक वाइट। अज्यूम दिस इज वाइट। होता क्या था कि क्योंकि इस समय इंग्लैंड के इस विलेज में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो पोल्यूशन काफ़ी कम था। एंड वी ऑल नो कि लेस पोल्यूटेड एरिया में ग्रो होते हैं लाइकन्स। तो उस समय पेड़ के हर एक तने पे बहुत सारे लाइकन्स चिपक जाते हैं। लाइकन्स होते हैं वाइट इन कलर, ठीक है, ये है लाइकन्स। सी ऐसे लाइकन्स चिपके हुए होते थे पेड़ के तनों पे। तो पूरा का पूरा ये जो तना है ये ब्राउन की जगह दिखता था वाइट, ओके। अब ऐसे में इस एरिया पे ये जो इस पे बैठे हुए जो वाइट मॉथ्स हैं, ये वाइट मॉथ्स, इनको पहचानना काफी मुश्किल है। तो जो भी क्रो, चिड़िया एक्सेट्रा जो भी इनको खाती हैं मॉथ्स को, वो वाइट बैकग्राउंड पे, यानी कि इस लाइकन्स के ऊपर चिपके हुए ये जो मॉथ्स हैं, इनको पहचानना काफी मुश्किल था। लेकिन वहीं पे यहाँ पे जो ब्लैक मॉथ्स थे वो बहुत ही साफ साफ दिखते थे, जिसकी वजह से हमने देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले इंग्लैंड के इस एरिया में, इस गांव में, जो ब्लैक मॉथ की क्वांटिटी है वो वाइट से ज़्यादा है। ये था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो ब्लैक थे वो वाइट से ज़्यादा थे, ठीक है, सॉरी, जो वाइट थे वो ब्लैक से ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि वाइट मॉथ्स को वाइट लाइकन्स के ऊपर स्पॉट करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये ब्लैक वाले मॉथ्स काफ़ी इजीली स्पॉट हो रहे थे। तो इनकी हंटिंग काफ़ी इजी है। तो इनसे जो बर्ड्स हैं, जो प्रेडेटर्स हैं, वो इनको इजीली पिक करेंगे और खाते थे, जिसकी वजह से इनकी क्वांटिटी काफ़ी कम होती थी ब्लैक वालों की, ठीक है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे पोल्यूशन बढ़ जाता है, एंड पोल्यूशन के बढ़ने की वजह से ये लाइकन्स पेड़ से हट जाते हैं।
अब वहाँ पे फैक्ट्रीज आ गई, गाड़ियाँ चलने लगी, जिसकी वजह से पोल्यूशन का इंडेक्स काफ़ी ऊपर पहुँच गया। पोल्यूशन के बढ़ने की वजह से लाइकन्स का वहाँ पे ग्रो होना काफ़ी मुश्किल है, जिसकी वजह से जो पेड़ है उनकी जो तने हैं वो अपने ओरिजिनल कलर यानी कि ब्राउन दिखने लगे, जिसकी वजह से हुआ क्या कि अब ऐसे ब्राउन ब्राउन पेड़ के तनों में, उनकी काफ़ी डार्क कलर है ब्राउन, ऐसे पेड़ के ऊपर चिपके हुए ब्लैक मॉथ्स को देखना काफी मुश्किल हो गया। लेकिन इन्हीं तनों के ऊपर बैठे हुए व्हाइट मॉथ्स को देखना काफी इजी है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद देखा गया कि स्लोली ये जो आप पैराडाइम देख रहे हैं ये शिफ्ट हो गया। यानी कि अब हमने देखा कि विद इन फ्यू ईयर्स जो ब्लैक है उनकी क्वांटिटी बढ़ गई है विद रिस्पेक्ट टू व्हाइट। ये हम बात कर रहे हैं आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन की। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लैक की क्वांटिटी जो है होती है वो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से लाइकन्स हट गए। लाइकन्स के हटने की वजह से इस तने के ऊपर अब ब्लैक या फिर ब्राउन बार्क के ऊपर इस ब्लैक को स्पॉट करना काफी मुश्किल है, जिसकी वजह से व्हाइट की हंटिंग चालू हो गई एंड व्हाइट वाले मॉथ्स की हंटिंग ज्यादा हो गई, या फिर उनको प्रेडेटर काफी इजीली स्पॉट करने लगे, जिसकी वजह से उनकी क्वांटिटी सडनली कम हो गई। ठीक है, ये एग्जांपल दिया जाता है समझाने के लिए कि जब इतने छोटे से चेंज की वजह से इतना शिफ्ट हो सकता है पैराडाइम में, तो इमेजिन नेचर में कितने ऐसे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से न जाने कितनी न्यू स्पीशीज या फिर कितनी स्पीशीज में चेंजेस आए होंगे। समझा? इसके अलावा ये समझिए कि ना कि इसमें एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है काफी अच्छी, अगर आपने पढ़ा होगा तो काफी अच्छा है। खैर, उससे पहले ये समझिए कि ना कि सिर्फ ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचर की वजह से हुआ है। हमने ऐसा ही एवोल्यूशन या फिर ऐसा ही पैराडाइम में शिफ्ट हमने देखा है ह्यूमन यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से भी। हम ह्यूमन ने भी काफी ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से हमने ऐसा एवोल्यूशन में शिफ्ट देखा है। जैसे कि जो भी डिसीज के लिए हम बनाते हैं एंटी बैक्टीरिया या फिर एंटीवायरल ड्रग्स, वो विद टाइम कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस उस एंटीबायोटिक से लड़ना या फिर उस एंटीवायरल ड्रग से लड़ना सीख जाता है, जिसकी वजह से विद टाइम एवोल्यूशन होने की वजह से अब वो एंटीबैक्टीरियल ड्रग उस बैक्टीरिया की किलिंग के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो इवॉल्व करेगा। आपने उसको बार बार उसी बैक्टीरियल ड्रग से ट्रीट करने की वजह से उसको एक स्पेस दे दिया कि वो इवॉल्व हो सके। अब विद टाइम ऐसे बैक्टीरिया आने लगे जिन बैक्टीरियाओं को इस एंटी बैक्टीरियल ड्रग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि हमने अल्टीमेटली क्या किया, हमने अब ऐसे बैक्टीरिया सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि पहले क्या था, पहले ऐसे बैक्टीरिया थे हमारे पास जिनके पास जो कि हमारी बनाई हुई दवाई से मरते थे, लेकिन विद टाइम वो चेंज हो गए। अब क्या होता है, अब ऐसे बैक्टीरिया आ गए हैं जो कि इस ड्रग से मरेंगे नहीं, जिसकी वजह से क्या होने वाला है, जो जिनकी डेथ हो जाती है बैक्टीरिया की, जो इवॉल्व नहीं हुए हैं उनकी डेथ हो जाएगी। अब ये जो बच गए हैं जिनकी डेथ नहीं हुई है, इनके पास और स्पेस है फैलने के लिए, अब इनके पास ज़्यादा फूड है, ज़्यादा ग्रो करने के लिए मटेरियल है, और कोई कंपटीशन भी नहीं है क्योंकि बाकी बैक्टीरिया मर चुके हैं। तो अब ऐसे बैक्टीरिया और ज़्यादा फ्लरिश होंगे और अब इनका ग्रोथ और ज़्यादा तेज़ी से फैल जाएगा, और इनको मारने के लिए हमारे पास अब दवाई भी नहीं है। ये होता है कई बार। ऐसा ही आपने देखा होगा केस फील्ड्स पे, जब हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड छिड़कते हैं ना अपने फील्ड पे, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने फील्ड का नुकसान कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि फील्ड पे बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड छिड़कने की वजह से ऐसे पेस्ट जिनकी डेथ हो जाती है उस पेस्टिसाइड से, वो तो मरेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पेस्ट बच जाएंगे जिनकी डेथ नहीं होती है। अब ये वो पेस्ट हैं जिनके खिलाफ आपके पास कोई दवाई भी नहीं है, और अब इन पेस्ट के पास कोई कंपटीशन भी नहीं है,
क्योंकि इनका कंपटीशन आपने किल किया है अभी अभी पेस्टिसाइड डाल के। तो ये वो पेस्ट हैं जो कि पेस्टिसाइड से बच भी गए और इनके पास अब कोई कंपटीशन भी नहीं है, तो इनके पास अच्छा खासा मौका है फ्लरिश होने का। तो अब ये आपकी फील्ड्स को खाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे नंबर में, और आप इनकी किलिंग भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास कोई दवाई नहीं है इनकी किलिंग के लिए। ऐसा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ हमें ग्रो होना चाहिए धीरे धीरे। खैर वो टॉपिक हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 में, बहुत आगे। इसके आगे एनसीईआरटी काफी अच्छी लाइन लिखता है, वो लाइन को आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी ये कहता है दैट एवोल्यूशन इज नॉट अ प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, और डिटर्मिनेशन। एवोल्यूशन इज नॉट अ प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन बट इट इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस which is based on the chance event in nature and chance mutation in organism। मतलब समझिए क्या था एनसीईआरटी के आई थिंक पेज नंबर 116 में ये लाइन लिखी हुई है, नीचे से सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन है आई थिंक, जिसमें एनसीईआरटी लिखता है आपके पास दैट एवोल्यूशन, एनसीईआरटी को लिखता है दैट एवोल्यूशन is not a process in the sense of determination but it's a process but it is an stochastic process which is based on chance event in nature and chance mutation in organism। मतलब क्या है इसका? लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़िए। इसका मतलब है कि एवोल्यूशन किसी एक डायरेक्शन में नहीं चलता है, उसको कुछ डिटरमाइन नहीं करना है, वो किसी डिटर्मिनेशन की सेंस में नहीं पहुंचता। एवोल्यूशन को नहीं चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है, नहीं, कोई भी एवोल्यूशन कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो कि सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन के लिए काम करता हो, यानी कि उसको उसका कोई एम नहीं है एवोल्यूशन का कि उसको यहाँ पे पहुंचना है, नहीं। एवोल्यूशन एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ होता है, ठीक है, और वो होगा चांस इवेंट इन नेचर, कि नेचर में कैसे इवेंट है, जैसे कि आपने देखा इस समय इंडस्ट्रियल मैनेजम में अभी तक वाइट मॉथ ज़्यादा थे, सब कुछ आराम से चल रहा था, अचानक से कुछ चेंज हुआ नेचर में, पोल्यूशन बढ़ गया, जिसकी वजह से आउट ऑफ नोवेयर ब्लैक मॉथ की क्वांटिटी बढ़ गई, समझे आप? यानी कि एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, इस पर हम एक स्टैम्प नहीं लगा सकते कि ये होगा ही होगा, हमें नहीं पता। नेचर के चेंज की वजह से कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, या फिर कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए नेचर डिफरेंट या फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, हमें नहीं पता। जिसके लिए हम कहते हैं कि नेचर की एवोल्यूशन इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ठीक है, जो कि बेस्ड होता है चांस इवेंट इन नेचर पे एंड चांस म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म पे, कि कैसा म्यूटेशन होता है उनमें और कैसा नेचर चेंज होता है, एंड चेंजिंग नेचर किस म्यूटेशन को सपोर्ट कर रहा है, दैट्स इट। समझ में आ गया आपको? चलिए, इसके साथ आज की ये क्लास होती है खत्म। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 5, जिसमें मैंने आपको समझाया है कि क्या होते हैं जीन्स, क्या डिफरेंस होता है जीन में, डीएनए में, जीनोम में, क्रोमोसोम में, ताकि आपके लिए ये पढ़ के आगे के चैप्टर काफ़ी इजी हो जाए, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। डन? अब अगर आप में से कोई भी एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहता है तो प्लीज़ हमको इस
व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9818824660। आप इस पर हमको हाय भेजिए एंड एडमिशन प्रोसेस को लेके जो भी डिटेल्स होंगी हम आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।